मेमोरी लेवल जो मतलब नर्सरी फाइव के इसमें टोटल वो टीचर आपकी सेंटर। आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो मेरे उसमें टीचर होती है जिसमें बच्चे थॉटलेस होती है वो, और बच्चे को समझाती है टीचर को अंडरस्टैंडिंग में सब थॉटफुल होती है उसमें स्टूडेंट सेंटर होती है, वो जानते हैं क्या पढ़ते हैं फिर टीचर डिसाइड करता है। और रिफ्लेक्टिव वो ना तो टीचर सेंटर है और ना ही प्रिंसिपल सेंटर होती ओके है ओके जिसमें। भूमिदत्त। हाँ, नितिन आप बताओ कि क्लास ये जो हम बात कर रहे हैं लेवल्स की या टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो एक क्लासरूम में कम्युनिकेशन का क्या महत्व है? जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मैम उसमें क्या होता है ना कि जब क्लास में होता है तो उससे स्टूडेंट टीचर से बहुत सारी चीजें सीखता है, और प्रश्न के माध्यम से आई सब के माध्यम से वो अपनी समस्याओं को सॉल्व करता है। क्लियर कम्युनिकेशन से आपका आज क्या अच्छे नहीं मतलब है? आ रहे हैं। कामिनी आप बताओ क्लियर कम्युनिकेशन से क्या मतलब है? क्लियर कॉम्बिनेशन में मतलब जब हम मतलब टीचर स्टूडेंट से जब बात मतलब टीचर जो बोल रहा है वो बच्चे को समझ आए, उसका वो क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या क्या बताना चाह रही है, ये सब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैम मैम यानी कि किसी प्रकार का व्यवधान ना आए क्लास में, जब वो टीचर समझा रहा हो, सिर्फ शोर वगैरह होता रहता है ना, तो अगर ये होगा तो फिर वो अपनी बातों को रख ही नहीं पाएगा स्टूडेंट के सामने। ओके ओके। मोनिका आप बताओ क्रिटिकल थिंकिंग या रचनात्मक सोच से क्या, आलोचनात्मक सोच से क्या मतलब है? मोनिका हिंदी में पढ़ते हो या इंग्लिश में? मैम हिंदी में मुझे हाँ। नहीं, शोध वाला मैम मैंने पढ़ा नहीं। क्या नहीं पढ़ा? शोध वाला पढ़ाया है आपने लास्ट क्लास में? नहीं, मैंने यही सब पढ़ाया था टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। सपना आप बताओ कि आलोचनात्मक सोच से क्या मतलब है? आई थिंक सपना को मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ क्लास में। यस मैम मैंने नहीं ली थी पहले, मुझे लिंक नहीं मिला था। लिंक नहीं मिला था, ओके। प्रभात आप बताओ कि आलोचनात्मक सोच से क्या मतलब है, या क्रिटिकल थिंकिंग? मैम जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अलग अलग है या फिर एक ही है? नहीं, दोनों अलग अलग है बट होता एक साथ है। पेपर एक ही टाइम पे रहते हैं, दोनों पेपर एक साथ ही आपको मिल जाते हैं। आपकी इच्छा है कि आपको पेपर, ये वाला ग्रुप बोल रही हूँ कि जो क्लासेस वगैरह का तो एक ही है ना? हाँ अभी या ग्रुप अलग एक अलग? ही है, अभी के लिए एक ही ग्रुप है। नेक्स्ट वीक तक जो है ग्रुप्स को सेपरेट कर देंगे। अभी कोई भी ऐसा बच्चा आया नहीं है हमारे पास, एक या दो बच्चे ही हैं जो इंडिविजुअली एक या दो पेपर, एक ही पेपर ज्वाइन करके बैठे हैं। बाकी सबने दोनों ही पेपर ज्वाइन किए हुए हैं, तो इसलिए अभी तक दूसरा ग्रुप नहीं बनाया। कमिंग क्लासेस में बना देंगे, एक या दो दिन में सेपरेट कर देंगे। जो बच्चे लास्ट क्लास में थे उनको पता होगा कि हमने यहाँ तक क्लास में पढ़ लिया था, तीनों लेवल्स पढ़े थे टीचिंग के। टीचिंग क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग तीन है, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग। सॉरी सीक्वेंस गलत हो गया, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। अब जो बच्चे न्यू हैं और जिनको अभी तक नहीं पता है कि लेवल्स क्या होते हैं, तो एक पब्लिक वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे जिसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग है, तो आप वहाँ से देख लेना। और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे। इसको मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि बहुत ईजी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नोट टेकिंग, टीम वर्क, कि एक टीचर को क्या क्या करना चाहिए पढ़ाते टाइम। टीचर को डिस्कशन मेथड का यूज़ करना चाहिए, बच्चों को टीम वर्क देना चाहिए करने के लिए, जैसे कि प्रोजेक्ट्स दे दो,
या कुछ ऐसा काम दे दो जिसमें वो टीम वर्क यूज़ करें, मतलब टीम बना दो बच्चों की, तो उनको टीम वर्क सिखाना है। तो यहाँ पे आप ये रीड कर सकते हो कि कैसे कैसे टीचर को पढ़ाना चाहिए, क्या क्या टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट क्या होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट, उसकी विशेषता यहाँ पे लिखी हुई है कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें कुछ सीखने में, कुछ लर्न करने में। जैसे कि एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम पढ़ पाते हैं, लाइब्रेरी ले लो, आपका स्कूल ले लो, आपका कॉलेज ले लो, या फिर ये क्लास ले लो। यहाँ पे एनवायरनमेंट है तो आप कुछ सीख पा रहे हो। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा, जैसे आप सेल्फ स्टडी करने बैठ जाओ और घर में शोर शराबा है तो आप पढ़ नहीं पाते, तो वो एनवायरनमेंट होता है जो एक प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए बना है, उसको हम लर्निंग एनवायरनमेंट कहते हैं। इसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन, अभी हमने मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा था तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि क्लियर कम्युनिकेशन में होता है कि जो भी टीचर बोले वो स्टूडेंट को समझ में आए और जो स्टूडेंट बोले वो टीचर के समझ में आए। उसमें वर्ड्स का चयन हो, चाहे इजी सेंटेंसेस हो या इजी लैंग्वेज हो, या फिर हमारी मातृभाषा भी इसी के अंदर आती है कि हमें उस भाषा में पढ़ाना चाहिए जो भाषा बच्चों को समझ आए, वो क्लियर कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब आज मैं आप लोगों से जाते टाइम पूछूंगी कि किसकी कौन सी लैंग्वेज है। हो सकता है कि आप सभी एक ही लैंग्वेज के हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुझे हिंदी मीडियम के ही बच्चे दिख रहे हैं, तो जाते टाइम मैं आपसे पूछ के लिख लूँगी कि किसकी कौन सी लैंग्वेज है। अभी तक ज्वाइन नहीं हो रहे बच्चे। स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम। अब हम आगे से पढ़ रहे हैं। जिनका भी मिस हो गया एक बार इसको घर पे पढ़ लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग को, और लेवल्स को आपको यूट्यूब पे वीडियो देख लेना जो मैं आपको सेंड करूँगी। रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि, एक सेकंड हिंदी में बोल देती हूँ आपको कि टीचिंग की विशेषताएं क्या क्या होती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि टीचिंग की नीड क्या क्या होती है, आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, एक टीचिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर मैं आपको बोलूं कि हमें शिक्षण करना है या पढ़ाना है तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मैम स्टूडेंट होगी, और मैम एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, ये ऐसी चीजें जो इम्पोर्टेंट होंगी। बिल्कुल, अगर आप एक टीचर हो तो आपकी पहली नीड होगी स्टूडेंट, तो एक नीड होगी आपकी मटेरियल, वो कंटेंट जो आप पढ़ाओगे, वो सिलेबस जो आप पढ़ाओगे, और वो स्टूडेंट। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी नीड होगी टीचर और स्टडी मटेरियल, और खाली स्टडी मटेरियल है तो स्टडी मटेरियल की नीड होगी स्टूडेंट और टीचर जो पढ़ा सके और जो पढ़ सके। ठीक है, तो हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो शिक्षण के लिए जरूरी है। एक सेकेंड, जिसके बिना शिक्षण पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें पढ़ाना है, टीचिंग करनी है, शिक्षण करना है, तो उसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक कंटेंट, जो मटेरियल, जो सिलेबस हमको पढ़ना है। अभी हमारे पास, जैसे मैं हूँ, आप भी हो यहाँ पे, लेकिन हमारे पास सिलेबस नहीं है तो इस क्लास का कोई फायदा नहीं है, इस टीचिंग का कोई फायदा नहीं है। तो एक सिलेबस होना भी हमारे पास जरूरी होता है। और मैम एक चीज ना, एक वातावरण भी ऐसा होना चाहिए ना मैम पढ़ने के लिए, एटमॉस्फेयर चीजें हैं जी। हाँ, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। बोलो बोलो। क्योंकि मैम वातावरण होगा मैम ऐसा, तभी तो हम पढ़ पाएंगे, तो हम घर में नहीं पढ़ पाते, कॉलेज में पढ़ लेते हैं क्योंकि वो माहौल ऐसा मिल जाता है। हाँ, तो देखो, सबसे पहले जो है हमारा निर्भरचर, निर्भर यानी कि डिपेंडेंट, स्टूडेंट, टीचर और मटेरियल में से, मटेरियल यानी कंटेंट जो हम पढ़ेंगे, उन तीनों में से डिपेंडेंट कौन है? कौन है जो पूरी तरीके से निर्भर है? ये 3 चीजें हमारे पास, स्टूडेंट, टीचर और मटेरियल। इन तीनों में से निर्भर कौन है? स्टूडेंट निर्भर है। किस पर निर्भर है? टीचर पे और मटेरियल पे। बिल्कुल। तो 3 चर है हमारे पास। पहला चर है निर्भर चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा स्टूडेंट है, जो कि डिपेंड है किस पे? अपने सब्जेक्ट पे या अपने टीचर पे
उसको चाहिए सब्जेक्ट जिसको वो पढ़ सके, उसको चाहिए टीचर जो उस सब्जेक्ट को पढ़ा सके। तो इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल प्लेज द फंक्शनल और एक्टिव पार्ट। तो इन तीनों चरों में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा एक्टिव या फंक्शनल पार्ट है, क्योंकि स्टूडेंट के बिना तो टीचर भी कुछ नहीं है, मटेरियल को पढ़ने वाला कोई नहीं है और टीचर के पास पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तीनों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर टीचर नहीं होगा तो स्टूडेंट पढ़ेगा किससे, और स्टूडेंट नहीं होगा तो टीचर पढ़ाएगा किसको, और मटेरियल ही नहीं होगा तो स्टूडेंट और टीचर पढ़ेंगे किसको। तो पहला हमारा, आपको बस एग्जाम में इतना पूछेंगे कि निर्भर चर कौन है, टीचिंग के 3 चरों में से निर्भर चर कौन होगा, ठीक है, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो सकता है। ऑप्शन में आपको टीचर, स्टूडेंट, कंटेंट तीनों चीज़ें लिखी रहेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे स्टूडेंट होते हैं या निर्भर चर हमारे विद्यार्थी होते हैं। उसके बाद हमारा है निर्भर चर या आश्रित चर, दोनों कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। हाँ, इसके बाद अगला है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है स्वतंत्र चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा टीचर, ठीक है। टीचर इंडिपेंडेंट क्यों है? आप लोग मुझे बताओ कि टीचर इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि मैं सिलेबस भी वही डिसाइड करता है, स्टूडेंट उसी के अंडर में रहता है, डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट। तो जो हमारा टीचर है वो फ्री है एक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, जबकि स्टूडेंट जो है वो क्वाइटली डिपेंडेंट है टीचर के ऊपर कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। वो जैसे हमने अभी 3 लेवल्स पढ़े, तो हमने देखा कि स्टूडेंट को डायरेक्शन चाहिए, टीचर बताए कि उसको क्या करना चाहिए। तो इसलिए जो स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट है और टीचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो फ्री है एक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, टीचर उस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट है। आगे चलते हैं। द टीचर डज प्लान्स, टीचर प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, लीड करेगा, कंट्रोल करेगा पूरे प्रोसेस को, पूरे टीचिंग प्रोसेस को। लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो प्ले द फंक्शनल और एक्टिव पार्ट। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, निर्भर चर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही स्वतंत्र चर भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि टीचर ही, अध्यापक ही डिसाइड करने वाला है कि क्या सिलेबस पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी टेक्निक्स, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है। तीसरा जो हमारा चर है वो है मध्यवर्ती चर या फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में हमारा कंटेंट तो आएगा ही, साथ में और भी जो चीज़ें हैं पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अभी आप लोगों ने बोला कि एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और भी कोई चीज़ हो सकती है, जैसे कि हमारा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या हमारा स्टडी मटेरियल हो गया। स्टडी मटेरियल, एक तो ये वाला स्टडी मटेरियल, दूसरा पेन, पेंसिल, नोटबुक वगैरह, ठीक है। तो वो सब हमारा इंटरवेनिंग में आ जाएगा। तो देयर इज अ नीड फॉर डिजायरेबल इंटरेक्शन बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अचीव द गोल्स ऑफ टीचिंग। तो अगर हमें टीचिंग का गोल अचीव करना है, टीचर को ये एम अचीव करना है कि वो पढ़ा सके, तो उसको स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए जिसकी वजह से वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्रिएट हो सके। तो वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्रिएट होगा कंटेंट की वजह से, मटेरियल की वजह से। जैसे अगर आज हम इस क्लास में मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के सिलेबस की वजह से। तो ये सिलेबस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उन दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट करने में। इसके अलावा जो भी हमारे अदर रिक्वायरमेंट्स हैं टीचिंग की, वो भी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में आ जाएंगे, जैसे कि टीचिंग एनवायरनमेंट एटसेट्रा। 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं टीचिंग के? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरवेनिंग। ओके, सुजाता आप बताओ कि टीचिंग के 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल। संगीता आप बताओ इंटरवेनिंग वेरिएबल में क्या क्या आता है? जी मैम, क्या मैम दोबारा बताइए। इंटरवेनिंग वेरिएबल में क्या आएगा? मैम जैसे कि अभी मैम आपने हमें बताया कि जो सपोर्टिव चीजें होती है, मेन तो मैम हो गई हमारा शिक्षक हो गया हमारे लिए, और विद्यार्थी को होना जरूरी है पाठ्यक्रम, ये तो मैम मेन चीज हो गई। इसके अलावा मैम
हमारा हो गया जैसे कि कटर पेंसिल हो गए, बैग हो गया हमारा, जो भी मैम सहायक सामग्रियां हैं वो मैम। ओके, टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट में से इंटरवीनिंग में क्या आता है? कंटेंट आता है। जी मैम, पाठ्यक्रम ही आएगा। गुड गुड गुड। कंटेंट होता है। ओके, अब हम चल जी रहे मैम, हैं। हाँ, डिपेंडेंट में स्टूडेंट और इंडिपेंडेंट में टीचर आएगा। गुड। अब हम ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं एक बार इस पे पूरा नजर मार लेते हैं। तो पहले हमारा तीनों वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। ये तो पहली रिक्वायरमेंट है, तीनों वेरिएबल्स हमने पढ़ लिए और आप सबको उम्मीद करती हूँ कि तीनों वेरिएबल्स याद हो गए होंगे। नहीं तो एक बार जो भी क्लास में पढ़ते हैं तुरंत के तुरंत जाके उसको रिवाइज कर लिया करो, ताकि बाद में इकट्ठा ना होता रहे, बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा ना हो जाए पढ़ने के लिए। सेकेंड है प्रोफेशनलिज्म। देखो, प्रोफेशनलिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर प्रोफेशनलिज्म होता है कि एक तो आपकी कुशलता, आप जो भी पढ़ा रहे हो, जो टीचर है उसको एटलीस्ट अपना सब्जेक्ट जो वो पढ़ा रही है उस चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगर टीचर को ही डाउट होगे तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी और साथ ही साथ बच्चों के मन में भी डाउट्स क्रिएट होते रहेंगे। तो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी उस चीज़ में एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि एटलीस्ट उसको वो चीज़ अच्छे से आती हो। इसीलिए साइंस के टीचर से साइंस ही पढ़ाई जाती है, सोशल साइंस के टीचर से सोशल साइंस ही पढ़ाई जाती है, ताकि प्रोफेशनलिज्म आ सके। पढ़ाने को एसएसटी का टीचर साइंस को भी पढ़ा सकता है, लेकिन वही है ना, जो एक्सपर्टीज साइंस वाले टीचर की साइंस में है वो सोशल साइंस वाले की साइंस में नहीं हो सकती है। अब आप बोलोगे दोनों सिमिलर ही तो है, लेकिन वही बात हो गई, सिमिलर तो है ही, पर एक बंदा जो सिर्फ और सिर्फ साइंस के फील्ड में एक्सपर्टीज है, साइंस में उसने एमएससी, बीएससी, पीएचडी सब करी है, वो ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। ये जिसने सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री या पोल साइंस में एक्सपर्टीज है वो ज़्यादा एक्सपर्ट होगा साइंस में। आगे तो इसीलिए अपने जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी टीचर है, कोई भी काम, हमें उसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग अगर आप कर रहे हो तो आपका उस सब्जेक्ट में कुशलता होनी चाहिए। सेकंड है सूटेबल एनवायरनमेंट। इसके बारे में हमने बहुत पढ़ लिया है कि एनवायरनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको और एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि हमारे पास प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए पढ़ने पढ़ाने के लिए। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का भी हमने डिस्कशन कर लिया है। टीचर अगर स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएगा तो टीचर को फीडबैक नहीं मिल पाएगा कि स्टूडेंट को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो एक रिलेशनशिप तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, आई कांटेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, मैं आई कांटेक्ट नहीं कर सकती आपके साथ, तो मेरे को आपके नाम ले लेके पूछना पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चनिंग के जरिए मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और लाइव क्लासरूम में आई कांटेक्ट के जरिए हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स डिसिप्लिन, छात्र का अनुशासित रहना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। छात्र का भी और टीचर का भी डिसिप्लिन क्लासरूम में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टीचर्स डिवोशन टू टीचिंग, टीचर का टीचिंग के प्रति डिवोशन और स्टूडेंट का लर्निंग के प्रति डिवोशन, मतलब समर्पण या फिर हमारी डेडिकेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है टीचिंग की या लर्निंग की। इतना सबको क्लियर है? यस मैम। अभी तक हमने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स ही पढ़ी हैं। बोलो। किसी का कोई डाउट? नो मैम। अच्छा, ये वाली जो पीडीएफ है मैंने ग्रुप में सेंड की थी, इसमें क्वेश्चंस भी हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो ट्रायल क्लास हो रही थी तो मैं क्लास में करवा चुकी हूँ और बहुत सारे बच्चे ट्रायल क्लास में नहीं थे, तो ये वाले क्वेश्चंस जो है ना आपको खुद करने हैं। आज जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी दूसरे हैं, क्योंकि इसको मैं इसलिए रिपीट नहीं करवा रही, एक तो मैं इसको करवा चुकी हूँ तो बहुत सारे बच्चों को इसके आंसर ऑलरेडी पता है, और दूसरा ये बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से करके आए, इसमें आंसर नहीं लिखे हुए हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है गूगल से या कहीं से मैच करने की। आपके माइंड में जो आता है आप वो आंसर करके आ जाओ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बस 8 ही क्वेश्चन है और ये जनरल नॉलेज के बेस में है, आपके कॉमन सेंस के बेस पे है। इसके लिए आपको कोई
ये नहीं है कि आपको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, आपने क्लास नहीं ली तो आप कर नहीं पाओगे। कोई भी स्टूडेंट जिसने 10th या 12th तक भी पढ़ाई करी है वो इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकता है। ये क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा? ये तो मैंने ग्रुप पे सेंड की हुई है, मैं एक बार फिर से आज सेंड कर दूंगी तो आपको मिल जाएगी। ये आज की क्लास की पीडीएफ है जिसमें क्वेश्चंस भी हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं टीचिंग के बारे में, हर कोई कर सकता है, ठीक है। मैम एक प्रॉब्लम है, मैम इसमें क्वेश्चन होते हैं तो समझ में बहुत दिक्कत होती है, मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या पूछना चाह रहा है। अभी जब लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस करवाए थे तो आप थे क्लास में? नहीं मैम सॉरी, मैं लास्ट क्लास में तो नहीं थी मैं, पर जो आप पढ़ाते हैं वो समझ में आता है हिंदी में। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन आपसे यहाँ करवा लेती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते हैं। चलो ये सिर्फ संगीता ही आंसर करेगी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल। स्किल होता है टीचर की एबिलिटी, टीचर की क्वालिटी। तो टीचिंग स्किल में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? पहला है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, दूसरा है सॉल्विंग क्वेश्चंस, तीसरा है आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछना, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। मैम इसमें सब आएगा, ऑल ऑफ द अबव होगा क्योंकि सारी चीजें इम्पोर्टेंट है स्किल के लिए। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इसमें जो 8 क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक है, उसके लिए आपको कोई मुश्किल आएगी नहीं, ना तो आपको इंग्लिश टू हिंदी करने में मुश्किल आएगी, ना क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि अभी तक आपने 1 या 2 ही क्लासेस लिए हैं। तो पहले आप ये वाले 8 करो बेसिक वाले, उसके बाद आगे धीरे धीरे करके आपका लेवल बढ़ता जाएगा। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि जून में एग्जाम होने की संभावना है, तो टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए अभी हम आगे बढ़ना सिलेबस में। आज भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, बट पहले ये वाला पोर्शन पढ़ा दूं उसके बाद। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास नेचर ऑफ लर्निंग। अभी हमने क्या पढ़ा था? बेसिक नीड्स में टीचिंग की, और कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग यानी कि विशेषताएं, और अब हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ लर्निंग। पहली बात तो हम लर्निंग पे आ चुके हैं, टीचिंग से निकल गया। टीचिंग के बारे में जो भी हमें पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। शिक्षण क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और लेवल्स क्या होते हैं टीचिंग के, वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम लर्नर के बारे में पढ़ेंगे। लर्नर कौन होता है? टीचिंग और लर्निंग का डिफरेंस बता। टीचिंग और लर्निंग में डिफरेंस है। टीचिंग होता है पढ़ाना और लर्निंग होता है सीखना। यानी कि लर्निंग स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा। हाँ, लर्निंग कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा। लेकिन लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक में एक चीज आती है जो भी आगे आएगी, पर अभी से बता दूं कि लर्निंग लाइफ टाइम चलती है और लर्निंग हमें टीचर भी करता है। जबकि जब टीचर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या आप टीचिंग सीख रहे हो या लर्निंग कर रहे हो? लर्निंग कर रहे हैं। आप लर्निंग कर रहे हो, साथ साथ मैं भी लर्निंग कर रही हूँ। लर्निंग जो है जो दोनों को होती है, टीचर को भी होगी और स्टूडेंट को भी होगी। लेकिन टीचिंग जो होगी वो सिर्फ टीचर को ही हो पाएगी। टीचिंग की जो क्या बोलते हैं स्किल्स हैं वो मेरी ही डेवलप होंगी, आपकी नहीं डेवलप हो जाएंगी। लेकिन लर्निंग जो है आप भी लर्न करोगे, साथ साथ मैं भी उस चीज़ को लर्न कर लूँगी, क्योंकि पढ़ाने में भी सीखना होता है ना। ये वाली बात समझते हो ना? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी लर्निंग के जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो लर्निंग जो होती है वो दोनों तरफ से होती है। टीचर जो पढ़ा रहा है वो भी लर्निंग कर रहा है और स्टूडेंट जो पढ़ रहा है वो भी लर्निंग कर रहा है। पर लर्निंग जो है, लर्निंग का मतलब होता है सीखना और टीचिंग का मतलब होता है सिखाना। चलो शुरू करते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है नीचे, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। आपको लर्निंग वाली फाइल शो हो रही है ना? हाँ, तो लर्निंग से हमारा बिहेवियर जो है मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई इन द पॉजिटिव वे। हमारा बिहेवियर चेंज होता है। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे काम ही आता है। हमेशा बड़े और टीचर्स हमें बोलते हैं कोई बात नहीं, सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं होता।
क्योंकि हम कुछ भी सीखते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस लाता है। उसके बाद पर्पसिव लर्निंग इज पर्पसिव। हम कुछ भी सीख रहे हैं तो हम बिना कारण के नहीं सीखते, उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ पर्पस होता है। जैसे कि आज आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, आपका पर्पस क्या है? बिल्कुल, सबका एक ही पर्पस है यहाँ पे, क्योंकि ये तो क्लास ही किसी ऑब्जेक्टिव के बेस पे हो रही है, तो सबका यहाँ पे पर्पस है नेट या जेआरएफ क्लियर करना। अगर आप कोई और क्लास लेते हो, मान लो आप जर्मन की क्लास लेते हो या फ्रेंच की क्लास लेते हो, तो आपका उद्देश्य रहता है कि आपको लैंग्वेज सीखनी है, जर्मन सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है या संस्कृत सीखनी है। तो जो भी हम सीखते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई पर्पस या उद्देश्य रहता है। तो ये एग्जाम में ऑप्शंस में लिखे रहते हैं कि लर्निंग के बारे में करेक्ट जो ऑप्शंस है उसको चूज करो, ये जो भी आपको ठीक लगता है आप चूज करो। ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देते हैं, 6, 7, 8 कितने भी, तो आपको चूज करना पड़ेगा। अच्छा, लर्निंग पर्पसिव है। अब मान लो आपने लर्निंग को पढ़ा नहीं, उस टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि लर्निंग पर्पसिव होती है या नहीं होती है, लर्निंग का कोई उद्देश्य होता है या लर्निंग ऐसे ही करते हैं हम। तो लर्निंग जो होती है उद्देश्य के साथ होती है। इसके बाद लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग हमेशा चलती रहती है, हमेशा लाइफ के हर स्टेज पे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, या फिर हम किसी क्लास में भी सीख रहे हैं तब भी वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे अभी आप आज क्लास में आ रहे हो, कल नहीं आओगे, फिर परसों आ रहे फिर नहीं आओगे। अगर आप कॉन्टिन्यूटी के साथ नहीं आओगे तो आप लर्न नहीं कर पाओगे, आपकी लर्निंग में डिस्टर्बेंस हो जाएगी और बीच में जो लर्निंग आपकी टूट जाएगी, फिर वो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है, या फिर आपको दोबारा से वो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो लर्निंग जो है वो कंटिन्यूटी मांगती है। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। लर्निंग टेक्स प्लेस एवरीवेयर बाय ऑर्गेनिज्म। तो लर्निंग जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब कि हर कोई पूरे यूनिवर्स में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल्स हो या कोई भी हो, सब लोग किसी ना किसी तरीके से लर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि चलना भी एक लर्निंग है। अगर हमने चलना भी सीखा है अपनी लाइफ में, तो वो भी तो हमने सीखा ही है ना, वो उस एज के हिसाब से सीखा। फिर हमने बोलना सीखा, फिर हमने शब्द वर्ण उच्चारण करने सीखे, शब्द बनाने सीखे, वाक्य बनाने सीखे। तो ये हमने सीखा है, अपने कल्चर में रह के, अपने सोसाइटी में रह के हमने सीखा। हम फिर और बड़े हुए, हमने पुलिस क्या होता है और आग क्या होती है, जो भी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं वो सब हमने सीख ली। तो ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, जितनी भी जीव यहाँ पे रहते हैं, या अलग अलग संस्कृति, मान लो इंडियंस अलग हैं, अमेरिकन अलग हैं, सब अपनी संस्कृति के हिसाब से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जो लर्निंग है वो यूनिवर्सल है, हर कोई लर्न कर ही रहा है। एक कीड़ा भी है, इंसेक्ट भी है, वो भी कुछ ना कुछ लर्न कर ही रहा है। जैसे बर्ड उड़ना सीखता है तो वो भी कुछ सीख रहा है। तो ये यूनिवर्सल फिनोमेना है। तो ये इतना ही आएगा एग्जाम में, वो तो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से ही पॉइंट्स आ जाएंगे एग्जाम में और आपको सोचना पड़ेगा। लर्निंग इज प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंटल। तो लर्निंग से हमारी प्रोग्रेस होती है और हमारी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक विकास होता है हमारा कुछ सीखने से, या फिर हमारी प्रोग्रेस होती है। हम प्रोग्रेस मतलब डे बाय डे हम लोग और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जाते हैं, और ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा नॉलेज हमारे पास आती जाती है। तो लर्निंग प्रोग्रेसिव या फिर डेवलपमेंटल होती है। हिंदी में देख लेते हैं, प्रगतिशील और विकासात्मक। इसके बाद लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल से मतलब है कि साझा कर सकते हैं हम नॉलेज को। ट्रांसफरेबल वर्ड है कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि आपने उसको भी दे दी, उसको भी दे दी, इसको भी दे दी। तो लर्निंग जो हम शेयर कर सकते हैं, और कभी भी एक लर्निंग ही है जो शेयर करने से कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती है। अगर आज मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मेरी नॉलेज कम नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं बढ़ ही रही है। तो नॉलेज की लर्निंग की एक जो कैरेक्टरिस्टिक है या नेचर है वो है कि ये ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो आपने सीख लिया, आपने किसी और को सिखा दिया, उसने किसी और को सिखा दिया, तो लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। लर्निंग इंक्लूड्स ऑल 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर।
ह्यूमन बिहेवियर में कौन से 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, या मानव व्यवहार के कौन से 3 पहलू होते हैं? बोलो, आपको क्या लगता है हमारी लाइफ में कौन कौन से 3 पड़ाव आते हैं? नहीं, जैसे कि जब हम छोटे होते हैं बाल्य अवस्था होती है, मैम एक वो हो गया। दूसरा जब थोड़े बड़े होते हैं किशोर अवस्था होती है मैम हमारी, एक वो पड़ाव हो गया। और एक मैम तब होता है कि मैम जब किशोर अवस्था से आगे निकल जाते हैं, वयस्क अवस्था होती है हमारी मैम, एक वो हो गया शायद। अच्छा, ओके। अच्छा, मैं अगर आप में से आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि लर्निंग से रिलेटेड हम किन 3 मतलब कौन सी 3 विकास होते हैं हमारे अंदर, 3 तरह से विकास होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन से 3 विकास हैं? जैसे कि मैम शारीरिक विकास हो गया, इफेक्ट पड़ता है। बहुत सही। हाँ, बिल्कुल। अब आप लोग समझ रहे हो कि किस चीज़ की बात कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो लिख सकते हो, जो वरना वो आपको आगे मिल जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। 3 जो एस्पेक्ट्स है वो मिल जाएंगे। एक होता है फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास, दूसरा होता है कॉग्निटिव यानी कि मानसिक विकास, और तीसरा होता है साइकोलॉजिकल यानी कि सामाजिक विकास। देखो, शारीरिक और मानसिक विकास के साथ है समाज को समझना, समाज को फेस करना, जैसे बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं और पूरी तरीके से शारीरिक विकास उनका हो चुका होता है, लेकिन वो समाज में रहना नहीं सीख पाते, फेस नहीं कर पाते, हिचकिचाते हैं बोलने में, या उनको नहीं पता किस बात पे क्या रिएक्ट करना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो 3 तरीके से तो लर्निंग जो है तीनों एस्पेक्ट को इंक्लूड करती है। ठीक है, सीखते हैं हम, जैसे कि पहले हम चलना सीखते हैं, तो ये हमारा फिजिकल हो गया कि हमने फिजिकली रूप से कुछ सीखा, या हमने डांसिंग सीख ली, हमने सिंगिंग सीख ली। सिंगिंग तो स्किल हो गई, पर डांसिंग तो हम शारीरिक रूप से ही करेंगे। तो एक हमने फिजिकल वे में कुछ लर्न कर लिया। उसके बाद सेकंड है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव अभी आप पढ़ रहे हो, आपका माइंड डेवलप हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी हो रही है, तो वो आपका सेकंड हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ गया। तीसरा होता है साइकोलॉजिकल। वो आप स्कूल जाके, कॉलेज जाके, बाहर लोगों से मिलकर आप सीखोगे। ठीक है, तो ये 3 है हमारे पास, फिजिकल, सेकंड है हमारे पास कॉग्निटिव। 3 टाइप की डेवलपमेंट होती है, और तीसरा है हमारे पास और भी टाइप के इमोशनल वगैरह, बट मेन 3 यही हो गया। साइकोलॉजिकल इनके बारे में बता दीजिए, आवाज कट रही थी आपकी। मेरी आवाज कट रही थी। तो 3 टाइप की डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बॉडी में। एक है फिजिकल होता है कि हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, या हम नाचना सीख लेते हैं, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी का सीखना फिजिकल में आता है, फिजिकल लर्निंग में आता है। कॉग्निटिव होता है पढ़ना, लिखना, ये सब सीखना। अभी जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, आप मैथ्स सीख रहे हो, साइंस सीख रहे हो, ये सब सीख रहे हो, तो वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगी। माइंड के थ्रू जो भी आप सीख रहे हो वो कॉग्निटिव हो जाएगी। और साइकोलॉजिकल में आ जाएगा समाज से रिलेटेड चीज़ें सीखना, समाज में कैसे व्यवहार करना है, समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे प्रतिक्रियाएं करनी है, वो सब। इसमें चरित्र विकास हो जाएगा ना? हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कॉग्निटिव से रिलेट करता है। अब ये आपको आगे देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, ये सारा आएगा, क्योंकि हमें पढ़ने हैं लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक। तो उसमें यही लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब आएंगे, एक्सप्लेन होंगे अच्छे से। अभी हमें क्वेश्चंस भी करना है, तो हम ये वाला टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करेंगे। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैम लर्निंग है, जो लर्नर है, तो लर्निंग वो टीचर भी करता है, एक्टर भी करता है, तो लर्नर के टीचर से दोनों हो गए? नहीं, जो टीचर है वो तो हमेशा टीचर ही रहेगा, पर लर्निंग जो है लाइफ के हर फेज पे चलती है। हमने नेचर पढ़ा ना, लर्निंग जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और हमेशा चलता रहेगा।
कुछ और कहना चाह रहे हो? मैम वॉइस नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कुछ और कहना चाहते हो क्या आप? मैम वॉइस नहीं आ रही है। मेरी सही voice- आ गया वॉइस तो सही आ रही थी। अच्छा। मैम आ रही है। तो मैंने बोला कि लर्निंग तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लर्निंग तो हमेशा ही चलता रहेगा। आपका क्वेश्चन क्या है, आप एक बार रिपीट करो। मैं ये कह रहा था, आपने बताया जो लर्नर वो स्टूडेंट आपने बताया, मैं ये कहने का आपके जो लर्निंग होती है वो टीचर नहीं करता है, स्टूडेंट नहीं करता है, तो लर्नर में टीचर स्टूडेंट दोनों ना आ गए। नहीं, वही तो, जो टीचर है वो तो टीचर ही रहेगा ना। टीचर पढ़ा रहा है, वो पर्पसली लर्न नहीं कर रहा है। लर्निंग तो उसको अपने, जैसे आज मैं आपको जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने वो लर्न करने के लिए नहीं पढ़ा था, मैंने तो पढ़ाने के लिए पढ़ाया, वो तो मुझे लर्न हो गया पढ़ाते पढ़ाते। जैसे कि अगर आज आपने दो लोगों को लड़ते हुए देखा, तो आपने देखा इन दोनों ने लड़के अपना ही नुकसान किया, दोनों ने अपने आप को चोट मार ली, तो आपने उससे सीख लिया कि लड़ना बेकार बात है। तो ये क्या है, लर्निंग जो है लाइफ टाइम प्रोसेस है। लर्नर, अगर मुझे लर्न करना है तो उसके लिए मुझे लर्नर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे टीच करना है तो उसके लिए मुझे टीचर बनने की ज़रूरत है। ये डिफरेंस है लर्नर और टीचर में, कि लर्निंग तो हम कभी भी कर सकते हैं, पर टीचिंग सिर्फ टीचर ही कर सकता है, और लर्निंग कोई भी कर सकता है। अब हम लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि लर्नर की क्या विशेषताएं होती है। पहला है अच्छा लर्नर क्या होता है, ये आप देख लो, बहुत घुमा घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अच्छा लर्नर कौन हो सकता है? आप भी एक लर्नर हो तो आप में किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? जो इन चीज़ों को फॉलो कर लेगा ना, वो एक अच्छा लर्नर बन जाएगा और एक अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा। पहली चीज़ है क्यूरियोसिटी, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपके अंदर, आप ज़्यादातर सभी बच्चों में मुझे जिज्ञासाएं दिखती हैं कि आप सब लोग क्वेश्चंस पूछते हो, जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप पूछते हो। तो लर्नर के अंदर क्यूरियोसिटी होना बहुत अच्छी बात है। लर्नर को जिज्ञासा रखनी चाहिए, किससे फालतू की जिज्ञासा ही नहीं रखनी है, अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड रखनी है। अगर आपकी जिज्ञासा आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होगी, इट मीन्स आप उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो, आप उस चीज़ में रुचि ले रहे हो। उसके बाद सेकंड है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक प्रेरणा। ये नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से मतलब है आपकी अंदर से मोटिवेशन होनी चाहिए। आप जैसे कि एक दो टाइप की मोटिवेशन होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो बाहरी प्रेरणा जो होती है कि आपको कोई और प्रेरित कर रहा है कि हाँ पढ़ो पढ़ो, चॉकलेट मिलेगी, अगर तुम फर्स्ट आ जाओगे तो तुम्हें साइकिल मिलेगी, अगर तुम फर्स्ट आ जाओगे तो तुम्हें वहाँ भेज देंगे, तुम्हें अच्छे स्कूल में भेज देंगे, तुम्हें पिकनिक पे भेज देंगे। तो इस जब लालच दे के बचपन में जो पढ़ाया जाता है हमको, वो होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि आपको बाहरी प्रेरणा दी जा रही है पढ़ने के लिए। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनके अंदर आंतरिक प्रेरणा होती नहीं है, इसलिए उनको बाहरी प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप लोग बड़े हो चुके हो और आपको अपना लक्ष्य पता है कि हमको ये करना है, हमें नेट क्लियर करना है, हमारा लाइफ का एम ये है, तो आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। आपको किसी चॉकलेट या किसी लालच की ज़रूरत नहीं है, आपका अपना एम आपने साध रखा है कि हमें ये करना है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो एक लर्नर में आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए। अगर लर्नर में आंतरिक प्रेरणा होगी तो टीचर को पढ़ाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और आसानी से, क्योंकि जब आपसे पढ़ना ही चाहते हो तो मुझे एक्स्ट्रा आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ो 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 पढ़ो। जब हर कोई पढ़ना ही चाहता है तो टीचर का जो बर्डन है वो भी कम होगा। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी, यानी कि अनुकूलन क्षमता। तो टीचर जो स्टूडेंट है उसको चीज़ें अडेप्ट करना आना चाहिए, टाइम के साथ साथ चीज़ों को अडेप्ट करना है। जैसे कि अब टेक्निकल ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, तो आपको भी मॉडर्न होना पड़ेगा। जैसे अगर आज भी आप लोग गूगल मीट पे या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए अग्री नहीं करते तो फिर आप लोग पीछे रह जाते। बाकी बच्चे जो ले रहे हैं, जैसे आप में से मान लो आप लोग तो यहाँ पे हो, तो आप तो अडेप्ट करते हो चीज़ों को। 2 साल पहले तक आप लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते थे और आपने भी जल्दी से अडेप्ट कर लिया और आप भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गए क्लास लेने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने अडेप्ट नहीं किया, जिनके पास आज भी फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जिनको फ़ोन चलाने नहीं आते, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। अब उनमें वो क्षमता होते हुए भी
वो इंटेलिजेंट है लेकिन आप यहाँ क्लास ले पा रहे हो, और अब क्योंकि कोरोना हो गया, क्लासेस बंद हो गई, ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई, तो वो लोग क्लास ले नहीं पा रहे हैं, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाए। तो अडेप्टेबिलिटी होती है टाइम के साथ साथ जो बदलाव चाहिए वो बदलाव आपको करने पड़ेंगे, हर माहौल में आपको ढलना आता है। जैसे कि आज मॉडर्न क्लासरूम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासरूम चल रहा है, तो आप इसमें आ गए, आपने अपने आप को चेंज कर लिया। कल वापस ऑफलाइन हो जाएगा तो आप वापस ऑफलाइन में आ जाओगे। तो टाइम के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट करना है, टेक्नोलॉजीज हो या टीचिंग मेथड्स हो या एनवायरनमेंट हो या फिर इवन टीचर हो। अगर कल को आपका टीचर भी बदल दिया जाता है तो आप पढ़ना थोड़ी छोड़ दोगे। स्कूल में कई बार होता है कि टीचर बदल देते हैं तो हम स्कूल आना छोड़ थोड़ी देते हैं, हम आते ही हैं, क्योंकि अच्छा लर्नर तो आएगा ही, उसको अपने पढ़ने से मतलब है, उसको बाकी चीज़ों से अडेप्ट करना आना चाहिए। तो एग्जाम में पूरी डेफिनेशन नहीं, सिर्फ एक एक वर्ड लिखा आएगा, वो आपको उन वर्ड्स पे ही अपना ऑप्शन चूज करना है। कोई कुछ बोलना चाहता है? नेक्स्ट है चैलेंज सीकिंग। जो स्टूडेंट है उसको चुनौतियों को लेना आना चाहिए, मतलब हमेशा चुनौती लेने के लिए उसको सज्ज रहना चाहिए कि चैलेंज जो लेगा, जैसे कि हम लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कोई एक्टिविटी हो रही है स्कूल में या कुछ हो रहा है, तो आपको उससे पीछे नहीं हटना है, आपको रेडी रहना है चैलेंजेस को लेने के लिए, किसी भी चीज़ में जैसे कि गिव अप नहीं करना है। ये हमारे 4 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे लर्नर के, जो एक अच्छे लर्नर में होने चाहिए। एग्जाम में और भी लिखे आ सकते हैं, पर जब आप ये पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लोगे तो आप अपने आप ही रेडी हो जाओगे सही ऑप्शन चूज करने के लिए। आपको बहुत सारे वर्ड्स पता चल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो आप 8 ऑप्शन में से 4 करेक्ट ऑप्शन आराम से, मतलब 8 अगर पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें से 4 आपको चूज करना है, तो आप आराम से चूज कर पाओगे। जैसे बहुत सारे वर्ड्स अभी आपको पता चल गए, कॉग्निटिव क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, क्यूरियोसिटी क्या होती है। किसी का कोई डाउट है तो पूछो। मैम कॉग्निटिव लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो एक आता है नीचे पॉइंट ब्रैकेट में, एडोलेसेंट, तो हाँ, उसमें क्या सोशल और कॉग्निटिव और एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, जी वो अभी तक हम, चलो मैं आपको एक बार सिलेबस प्रेजेंट करती हूँ। मैं सोच ही रही थी कि आप लोगों को एक बार सिलेबस से जो अवगत करा दूँ कि सिलेबस है क्या और कैसे पढ़ना है। एक मिनट, जब तक आप अपना डाउट पूछो। और भी कोई पूछ रहा था? मैम कॉग्निटिव क्या होता है बता दीजिए। एक मिनट, कॉग्निटिव क्या होता है आप लोग में से कोई बताओ, क्योंकि बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कॉग्निटिव क्या होता है। हाँ, कोई नहीं, एक बार इनको बताने में फिर मैं बताती हूँ। जो माइंड के थ्रू नॉलेज होता है कॉग्निटिव होता है, बौद्धिक होता है, बौद्धिक क्षमता। आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कॉग्निशन होता है कि जैसे कि आपने प्लस माइनस करना सीख लिया, उसके बाद आपने ब्रैकेट वाले सम सॉल्व करने सीख लिए, बोर्ड मास सीख लिया, फिर वर्ड प्रॉब्लम सीख ली, तो आपका जो बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक विकास है, वो डे बाय डे होता जा रहा है। तो ये है कि हमारा जो माइंड है वो कॉग्निटिव होता जा रहा है। ठीक है, यस मतलब डे प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ, जो डेली जो एक माइंड हमारा क्या बोलते हैं, मैच्योर्ड माइंड है, वो कॉग्निशन है। ओके। आंतरिक प्रेरणा पूछ रहा था कोई? नहीं मैम को पता है, मैम पता चल गया था आंतरिक प्रेरणा। मुझे लगा कि शायद ये कॉग्निशन की जो बात कर रहे हैं आंतरिक प्रेरणा की, इसलिए कंफ्यूज हो गई थी मैम, सॉरी। ये पहला क्वेश्चन पढ़ो, मैं किसी को दे रही हूँ पढ़ने के लिए जब तक मैं सिलेबस ओपन करती हूँ। हेमंती, आप ये हिंदी में पढ़ते हो या इंग्लिश में पढ़ते हो? मैं इंग्लिश। हाँ, तो पढ़ो क्वेश्चन को। और A teacher can be
A teacher can be successful if he or she ऑप्शंस को भी पढ़ो। help students in becoming better citizen, impart subject knowledge to students, prepare students to pass the examination, presents the subject matter in a well organized manner. क्वेश्चन समझ इसमें में ए करेक्ट हो। हेमंती इसमें आप ए करेक्ट हो। ओके सुजाता एक मिनट रुको। हेमंती आपको क्वेश्चन समझ में आया? हाँ मैम। आंसर बताओ फिर आपको क्या लगता है क्या सही होना चाहिए? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और presents the सुजाता को subject लगता matter in है a well organized manner. ओके, और सुजाता को लगता है कि ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट सुजाता? मैम ऑप्शन बी मुझे सही लगता है, क्योंकि अगर वो ज्ञान देंगी तो बाकी तीनों हो जाएगा। ओके, 3 स्टूडेंट हैं और 3 ऑप्शन हो चुके हैं, चौथा भी कोई बोल दो। सी रह गया। सी बुरा मान रहा है कि भाई मुझे किसी ने चूज नहीं किया। सी नहीं होगा मैम, सी बी होगा। बी ऑप्शन बी होगा इसका। ओके, तो ज्यादातर बच्चे बी बोल रहे हैं और ए और डी बोलने वाले भी यहाँ पर हैं। रितिका जैन आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? सिर्फ ऑप्शन बोलो क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ऑप्शन बोलो। ओके ए। विशाल आपको क्वेश्चन पढ़ के बताना पड़ेगा क्या? नहीं, इसका को जो है ना क्या कहते हैं ए होगा। ओके चलो, और किसी को अपने व्यूज देना है तो जल्दी से दे दो, फिर मैं इसका आंसर बताने वाली हूँ। मैम मेरे ख्याल से तो बी सी एंड डी तीनों मतलब लग रहा है। तीनों लग रहा है, यही तो गड़बड़ है ना, सिर्फ एक ही लगना चाहिए। अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल। एक टीचर कब सफल माना जाएगा? पहला ऑप्शन है जब वो बच्चों को अच्छा नागरिक बना देगा। दूसरा ऑप्शन है जब वो सब्जेक्ट नॉलेज दे देगा बच्चों को। तीसरा ऑप्शन है वो बच्चों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर देगा। चौथा ऑप्शन है जब वो अपने सब्जेक्ट मैटर को वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बच्चे को देगा। तो देखो, माना कि टीचर का कर्तव्य होता है बच्चे को अच्छा नागरिक बनाना, नॉलेज प्रोवाइड करना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, पर टीचर को टीचर रखा क्यों जाता है? आप स्कूल में जाओगे तो प्रिंसिपल आपको क्या कह के रखेगा कि अच्छा बच्चा बना दो बच्चे को, या ये लो ये सब्जेक्ट मैटर है इसको पढ़ाओ। देखो इस विषय को देना और उसको अच्छे से हम तक पहुंचाना। ठीक है, बोलो सब लोग अपने पॉइंट्स बोलो। बच्चा बनाने के लिए देखो ऑब्जेक्टिव जरूर टीचर का ये होता है। हमने टीचिंग ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, ये सारे टीचर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन टीचर का पहला कर्तव्य यही है कि वो अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से पढ़ाए। अब मैं आपके सामने टीचर हूँ तो अभी मेरे को नहीं पता कि आप लोग कौन कैसा है, कौन अच्छा सिटीजन है, कौन बेकार सिटीजन है, और ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कैसा सिटीजन है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से पढ़ा पाऊँ। माना कि मैं आपको बीच बीच में मॉरल वैल्यूज़ बताती रहूँगी कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, देखो ऐसे करना चाहिए, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो तो इसलिए मैं नहीं बताती, पर एक छोटे बच्चे की क्लास होगी तो हम उसको मॉरल वैल्यूज़ बताते रहेंगे ताकि वो बेटर सिटीजन बन सके। लेकिन पहला काम हम जो करेंगे वो ये है कि हम अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाला ऑप्शन है वो ये है कि एक टीचर तब सफल है जब वो अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से पढ़ा पाए। समझे? यस मैम। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और फिर वही होता है कि हम जैसे आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे ए बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डी और बी बोल रहे हैं, तो होती है कंफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। आरती आप पढ़ो। बी ऑप्शन सही था ना? डी ऑप्शन सही था कि एक टीचर को अपना सब्जेक्ट मैटर अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। इंग्लिश में पढ़े या फिर हिंदी में भी?
आप हिंदी मीडियम के हो तो मैं हिंदी में बोल देती हूँ। हाँ मैं पर उसमें जो बी ऑप्शन था कि ज्ञान दे दे, मैटर दे देने से तो फिर मतलब दे दिया, पर ज्ञान मैटर भी आ जाएगा। देखो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर है, इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और वो भी किसको, सब्जेक्ट मैटर को। ये है कि सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज देना, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज देना भी एक ऑप्शन है, और दूसरा है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दो। वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ाओ। तो जब वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्ड ऐड ही कर दिया एक ऑप्शन में तो हम बाध्य हो जाते हैं कि हम डी ऑप्शन को चूज करें। ये लो पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। जी मैम, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी है बच्चे, प्रधानाचार्य, अध्यापक या समुदाय। तो मैम बच्चे ही होगा सबसे प्रथम जिम्मेदारी। फर्स्ट ऑप्शन है मैम। फर्स्ट ऑप्शन चाइल्ड। किसी को और कुछ लगता है तो बताओ। हाँ ये लो इंग्लिश में भी देखो। ए ही होगा मुझे तो सी लगता है। होगा मैम इसमें। अच्छा सी लगता है। विशाल को सी लगता है और बाकी सबको ए ही लगता है। तो सी हेमंती को भी सी ही लगता है। और कोई जिसको सी लग रहा है? सी होगा मैम। सी। देखो एक दूसरे के ऑप्शन सुन के अपना मत बदल दिया करो। चिल्ड्रन अब ए ही होगा। मैम फर्स्ट ही है। हाँ देखो टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टीचर की पहली जो जिम्मेदारी है वो कौन होगा? प्रिंसिपल होगा, टीचर खुद होगा, या कम्युनिटी होगी, या फिर बच्चे होंगे? क्योंकि वो एक टीचर है तो टीचर की जो पहचान है वो स्टूडेंट के बिना है ही नहीं। अगर स्टूडेंट नहीं है तो टीचर को टीचर कौन कहेगा? तो टीचर की पहली जिम्मेदारी हमेशा बच्चे ही होंगे। जी मैम। अपनी तो कोई जिम्मेदारी टीचर के पास बची ही नहीं ना अगर बच्चे नहीं है तो। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक मिनट दीपिका आप पढ़ो। The primary duty of the teacher is to A. Raise the intellectual standard of the students. B. Improve the physical standard of the students. C. Help all-round development. Help all-round development of the students. D. Imbibe value system in the students. मैम इसका होगा मैम सी, हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ओके और कोई बाकी लोग भी पढ़ो और आंसर सोचो। हिंदी इंग्लिश दोनों प्रेजेंट हो रहा है। और क्या क्या ऑप्शन लगते हैं आपको? विशाल को ए लगता है। ओके intellectual standard of the student. ओके सही लग रहा है। ओके ओके तो क्वेश्चन है टीचर की प्राथमिक कर्तव्य क्या है? प्राइमरी ड्यूटी क्या है? छात्रों को बौद्धिक स्तर पर ऊपर सी होगा। ओके दूसरा मैम ऑल ओवर डेवलपमेंट। ओके ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो पहला है बच्चों को इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड पे बौद्धिक स्तर पर बढ़ाना, उनका बौद्धिक स्तर बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक स्तर में सुधार लाना। तीसरा है ऑल ओवर विकास करना, ठीक है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सोशल हो, कॉग्निटिव हो, कोई भी लेवल हो। टीचर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी तरफ ध्यान दे। और डी है इम्बाइब वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट, छात्रों में मूल प्रणाली को आत्मसात करें। वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम से मतलब है कि भाई मैम डी को एक्सप्लेन है। डी ऑप्शन को डी ऑप्शन क्या? जो ऑप्शन डी है पूरा एक्सप्लेन तो मतलब जो ऑप्शन डी है पूरा एक्सप्लेन कर लीजिए। हाँ, क्या है डी को ही क्या मतलब डी को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। वैल्यू सिस्टम से मतलब है कि भाई उसको जो समाज में चीजें हो रही हैं
उन चीज़ों को भी बताना। दूसरा, एजुकेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को भी बताना। और मेरे ख्याल से इसका जो सही ऑप्शन है वो भी डी ही होगा। वैल्यू सिस्टम में कि एजुकेशन क्या है, सबसे पहले तो यही नॉलेज क्या है, और जो भी आजकल अगर हम बोले जीके जीएस, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना। 1 मिनट पहले आप लोग ए और सी में से चूज करो एक ऑप्शन। मैम लेकिन जो सी इसका मैम उसमें तो सारी चीजें आ जाएंगी ना, मैम ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग प्राइमरी ड्यूटी क्या मैम स्टार्टिंग, तो मैम स्टार्टिंग में ऑल मैम पहले तो भौतिक स्तर ऊपर उठाएंगे ना, पहले तो ना इंटेलेक्चुअल इसका माइंड कर देंगे कि माइंड में किस चीज की अंडरस्टैंडिंग कितनी सही है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो हाई स्टेज पे जाएगा। प्राइमरी स्टेज का तो ऑल राउंड मतलब देखो ये है ना प्राइमरी ड्यूटी लिखा हुआ है, माना कि ये चारों टीचर की ड्यूटी है, लेकिन पहला अब प्राइमरी ड्यूटी में ही तो वो ये नहीं ले लेगी कि उसको ऑल ओवर हमें डेवलपमेंट करना है बच्चे का। और रही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ही धीरे धीरे होता है और टाइम के साथ साथ होता है। नर्सरी क्लास के बच्चे में हम क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करेंगे, या सिर्फ 1 साल में एक टीचर क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर सकता है, जितनी चीज़ें वो 1 साल में सिखा देगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है ईयर बाय ईयर। नर्सरी में कुछ सीखा, फिर केजी में सीखा, फिर फर्स्ट में सीखा, 12th में ऐसे करते करते उसने सीखा। तो नर्सरी से लेकर 12th तक उसका एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई है, बौद्धिक विकास उसका एक हुआ है। तो इम्बाइब वैल्यू पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इम्बाइब वैल्यू क्या होता है, कॉमन सेंस को उसको कॉमन सेंस समझाना कि कॉमन सेंस क्या होती है। और एक सेकेंड, आप चाहे तो ये वैल्यू सिस्टम जो है इसके बारे में लिख भी सकते हो। कॉमन सेंस के बारे में और नॉलेज के बारे में, मॉरल वैल्यूज के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में कि भाई डिसिप्लिन से आओ, बैठो, गुड मॉर्निंग कहो, गुड नाइट कहो, ये सब चीज़ें। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब आप छोटे थे तो आपकी टीचर ने भी सबसे पहले आपको यही सिखाया था कि गुड मॉर्निंग कहो, गुड नाइट कहो, इस टाइम गुड आफ्टरनून कहो, अब खड़े हो जाओ, स्टैंड करो, जब प्रिंसिपल आए तो उठ जाओ। तो डिसिप्लिन आपको सिखाया गया। उसके बाद मॉरल वैल्यूज़ आपको सिखाई गई कि भाई जैसे स्कूल में हमें गाय हमारी माता है, या एनिमल्स के प्रति प्यार करो, या फिर लालच मत करो, ये सब मॉरल वैल्यूज़ हमको सिखाई गई। ये और देशभक्ति की चीज़ें हैं ना, ये सब मॉरल वैल्यूज़ में आती हैं। उसके बाद कॉमन सेंस, जैसे अभी इन क्वेश्चन में हमारा क्या यूज़ हो रहा है, इन क्वेश्चन में हमारा यूज़ हो रहा है कॉमन सेंस। आप में से बहुत सारे बच्चे समझ गए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ड्यूटी की बात हो रही है। और कुछ लोग ऑप्शंस पढ़ के बोले कि जब ऑलराउंड डेवलपमेंट का ऑप्शन है ही तो हम बाकी ऑप्शंस को क्यों चूज करें। और ये होता है जब हमारे पास ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आ जाता है तो हम बाकी ऑप्शंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो टीचर की प्राइमरी ड्यूटी होती है इम्बाइब वैल्यू सिस्टम, उसमें मूल्य प्रणाली को आत्मसात करें। सबसे पहले टीचर को उनको मॉरल वैल्यूज और डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। इन सारे ऑप्शंस की अगर हम बात करें, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर आ जाता तो हम सब्जेक्ट मैटर को चूज करते। टीचर का कर्तव्य है तो भाई टीचर को टीचर इसलिए रखा जाता है ताकि वो सब्जेक्ट मैटर पढ़ा सके। अगर उसको इंग्लिश पढ़ाने रखा है तो वो इंग्लिश पढ़ा सके। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस को अगर हम कंपेयर करें तो टीचर का पहला कर्तव्य है बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना, कॉमन सेंस सिखाना, मॉरल वैल्यूज सिखाना। अभी किसी को डाउट है? नहीं मैम, समझा रही है। अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया। सिलेबस बोलो भूमिदत्त, आपकी ना आवाज बहुत स्लो आती है, कुछ समझ नहीं आ पाता मुझे। आप मैं कहता हूँ जैसे कि फर्स्ट पेपर के बुक से मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे टेक्स्ट कर देना या वॉइस मैसेज कर देना तो मैं आपको आंसर करूंगी। चलो जल्दी से सिलेबस देख लेते हैं। देखो टीचिंग क्या है सबसे पहले, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड हमने पढ़ लिया और टीचिंग क्या है ये भी हमने पढ़ लिया बाय डेफिनेशन। ठीक है, टीचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ लिए, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने आज पढ़े हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि हमने आज पढ़ी है,
इसके बाद हम इस टॉपिक पे आ गए हैं, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमने आज पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब प्रभात आपका क्वेश्चन था कि ये वाला, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एडोलसेंट लर्नर क्या होता है और एडल्ट लर्नर क्या होता है, और ये हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक। आज जो हमने पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे कॉमन। कोई भी लर्नर हो, चाहे एडल्ट हो, एडल्ट होता है एक बड़ा बच्चा जो कि हम है, एडोलसेंट होता है 13 से 18 साल का बच्चा। ठीक है, इसके नोट्स मैंने अगली क्लास के लिए बना रखे हैं, नेक्स्ट क्लास में ही उसको मैं बताऊंगी। तो आज हमने सिर्फ एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं ऑल ओवर कि एक लर्नर के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज का लर्नर हो। तो बिल्कुल ये मैंने सिलेबस इसलिए प्रेजेंट किया है, बिल्कुल हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हैं, सीक्वेंशियल वे में चल रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं किया है, बिल्कुल जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ाया है। कैरेक्टरिस्टिक्स तक हमने पढ़ लिया है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये पूरा टॉपिक यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके अगला क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग। अभी हम बात कर रहे थे कि लर्निंग का पर्पस होता है, लर्निंग का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको पढ़ के आप बताओ कि लर्निंग के क्या उद्देश्य हो सकते हैं।